नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा। तो राजस्थान ने अगले 5 साल के लिए सत्ता किसको सौंपी है, इसका फैसला कल 3 दिसंबर की दोपहर तक साफ हो जाएगा। मौसम जरूर गुलाबी सर्दियों का है इन दिनों, लेकिन राजस्थान भर में चप्पे चप्पे पर सियासी गर्मी का माहौल है। 199 सीटों पर हुए चुनाव के बाद सत्ता के लिए दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी को कम से कम 100 सीटें चाहिए, लेकिन 46 हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जिन पर नतीजे रोमांचक हो सकते हैं। इनमें से कई सीटों पर दिग्गज बनाम दमदार चेहरों के बीच मुकाबला है। मसलन सरदारपुरा, झालरापाटन, तारानगर से लेकर तिजारा, पोखरण, हवा महल, कोटा उत्तर और नाथद्वारा जैसी सीटें खास नजर में रहेंगी। आप ग्राफिक्स में आपको दिखाएंगे कि झालरापाटन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस के रामलाल चौहान मुकाबले में हैं। वहीं सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत को बीजेपी के महेंद्र सिंह राठौड़ ने चुनौती दी है। कोटा उत्तर सीट पर कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल का मुकाबला बीजेपी के प्रहलाद गुंजल से है। टोंक में सचिन पायलट के सामने अजीत सिंह मेहता चुनाव मैदान में थे। टोंक से आज तक कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया से तारानगर में है। अजमेर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री अनीता भदेल का मुकाबला द्रौपदी कोली से है। तो मंडावा जहां से बीजेपी ने नरेंद्र कुमार जो बीजेपी के सांसद हैं उनको उतारा, वहां से कांग्रेस की रीटा चौधरी चुनाव लड़ रही। तो हाई प्रोफाइल सीटें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाई माधोपुर किरोड़ी लाल मीणा प्रत्याशी हैं, उनके सामने कांग्रेस के दानिश अब्रार। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी एक और सांसद, उनके सामने विकास चौधरी कांग्रेस से। देवजी पटेल सांचौर की एक और सीट जहां पर सांसद हैं। सुभाष महरिया प्रत्याशी हैं लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने। नाथद्वारा एक ऐसी और सीट जिस पर नजरें रहेंगी, जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी से और सीपी जोशी जो स्पीकर हैं कांग्रेस से, वो लड़ रहे हैं। बीकानेर पश्चिम से मुकाबला कांग्रेस के बीडी कल्ला और बीजेपी प्रत्याशी के बीच। कोटपुतली से हंसराज पटेल गुर्जर और मंत्री कांग्रेस के राजेंद्र यादव के बीच है। कोटपुतली एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के मुकेश गोयल भी बागी चुनाव में खड़े हैं। वहीं सिविल लाइंस में प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके सामने गोपाल शर्मा। इस बार आमेर सीट सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पिछला चुनाव उन्होंने जीता था। चित्तौड़गढ़ जो नरपत सिंह राजवी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके सामने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बागी भी मैदान में हैं। ये बड़ी सीट होगी जहां पर नजर होंगी। चंद्रभान आक्या चित्तौड़गढ़ से जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काटा गया। सिवाना से मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से, हमीद सिंह भायल बीजेपी से। लालसोट से परसादी लाल मीणा बनाम रामविलास मीणा है। सिकराय में ममता भूपेश मंत्री है और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तमाम सीटों पर बात करने के लिए जो 46 अहम सीटें हैं, जो 100 का जादुई आंकड़ा छूने में बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, उन पर नजरें दोनों ही पार्टी की जाहिर तौर पर होगी। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अब बीजेपी से एकता अग्रवाल हमारे साथ हैं और कांग्रेस से प्रतीक सिंह, हेमंत भाई गोयल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है एनडीटीवी की चर्चा में। प्रतीक, पहला सवाल आप ही से ले लेते हैं। 7 सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, न जाने और कितने बड़े नाम इन 46 हॉट सीटों पर आपके सामने लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको? जो जादुई आंकड़ा है, हालांकि अभी तो 200 सीटों पर पूरा चुनाव नहीं, 199 सीटों पर है, फिर भी 100 के पार सीटें चाहिए। इन 46 सीटों में से आपको क्या लगता है, जो बड़े हैवीवेट्स हैं, कितनी हासिल कर पाएंगे आप? देखिए, जैसे ही बीजेपी ने अपने सांसदों को जब उतारा, लिस्ट जारी की थी, और लिस्ट जारी करने के बाद में जिस तरीके से आपने इनके पूरे परिवार में कलह देखा, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई इनके सांसदों की गाड़ी पे, जिस तरीके से विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, और उसके बाद में इनके बागी जो है वो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और परिस्थिति ये बनी है आज की कि ये सारे ही सांसद जितने इन्होंने उतारे थे जो मैदान के अंदर, वो सारे की सारे हार रहे हैं। और उसके बाद में आप बाकी अगर और इनके बड़े नेताओं की बात करेगा तो बहुत सारे लोग, जैसे आप देख लीजिए, तारानगर से चुनाव लड़ने गए राजेंद्र सिंह राठौड़, वो चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद में सतीश पूनिया जी जो चुनाव आमेर से लड़ रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इनको बढ़त मिलने वाली है। और कल, अब जब बहुत कम समय बचा है, तो कल सुबह जब 8 बजे मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगे, काउंटिंग चालू होगी, तो शाम होते होते कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और 120 सीटों से ज्यादा जीत करके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, 120 सीटें आप जिक्र कर रहे हैं। एकता का रुख कर लेते हैं। एकता,
120 प्लस का दावा कर रहे हैं प्रतीक। हालांकि किसी भी पोल, एग्जिट पोल जो आए, जो एनडीटीवी पर भी हमने आपको दिखाया, तमाम पोल्स, उनमें ना 120 सीटें आपको मिली है, ना ही 120 सीटें कांग्रेस को मिली है, लेकिन उनका दावा है कि 120 के पार वो इस बार जाएंगे। आप, हालांकि मुख्यमंत्री ने 156 का अभियान शुरू किया था, मैं प्रतीक को याद दिला दूं। आपका क्या मानना है एकता, जो 46 सीटें, खासतौर पर ये बड़ी सीटें हैं जिनमें तमाम चेहरे, भाजपा के बड़े चेहरे हैं, आपके पूर्व सीएम हैं, बड़े सांसद इसमें हैं, नेता प्रतिपक्ष इसमें हैं, और बाकी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सतीश पूनिया का नाम भी इसमें शामिल है, तारानगर का जिक्र किया प्रतीक ने, अभी तो राजेंद्र राठौड़ इसमें शामिल हैं। क्या लगता है, क्या सियासी तस्वीर उभरने वाली, खासतौर पर जो हॉट सीटें हैं उन पर? देखिए, राजस्थान की जनता ने 5 साल का जिस प्रकार का शासनकाल देखा है कांग्रेस सरकार का, जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार 5 साल तक भय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बनी रही, अब उसकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। तो अब राजस्थान में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त होने जा रहा है, और जिस 46 सीटों की आप बात कर रहे हैं वो भाजपा के सभी दिग्गज नेता है, दिग्गज कार्यकर्ता है, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ वो लोग भी जीत करके आएंगे, क्योंकि ये वो कांग्रेस सरकार रही जिसके शासनकाल में 5 साल तक हमने देखा कि उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता करने का काम किया, युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, धरती पुत्र किसान के आंखों में आंसू लाने का काम किया, और भ्रष्टाचार का और कानून व्यवस्था का तो यहां पर नंगा नाच होता रहा। तो अब राजस्थान की जनता तंग हो चुकी है, और उन्होंने 25 तारीख को मतदान करके अपना डिसीजन बता दिया है। और कल जब यहां पर, जब सबके सामने निर्णय आएगा, तो मुझे लगता है अशोक गहलोत की बात सच होगी कि राजस्थान में राज तो बदलेगा ही, रिवाज भी बदलेगा। राज आएगा भाजपा का, और रिवाज ये होगा कि राजस्थान हमेशा के लिए कांग्रेस मुक्त होगी। ठीक है, ठीक है, हमेशा के लिए कांग्रेस मुक्त होंगी। आप कमोबेश वही बयान दे रही हैं जो मुझे याद है सतीश पूनिया ने कहा था कि रिपीट नहीं, कांग्रेस को परमानेंट डिलीट कर देंगे। दोबारा लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान की सियासत को समझते हैं। हेमंत भाई जी, दोनों को आपने सुना, प्रतीक को और एकता जी को आपने सुना, आपका क्या असेसमेंट है? हालांकि जो सीटों का अभी भी दावा किया जा रहा है दोनों प्रवक्ता की ओर से, एग्जिट पोल्स में ऐसा कोई अनुमान दिखा नहीं है इस बार, बल्कि उल्टे बीजेपी की तरफ स्लाइटली है ज़्यादा है, लेकिन कांटे का मुकाबला इस बार राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है। ये 46 सीटें जो एनडीटीवी ने छांटी हैं, कम से कम ये उस तरह की जिन पर खासा दारोमदार रहेगा, जो एक तरह से कहें कि एक पुलर रहेंगी सत्ता की ओर, जिसके पास ज़्यादा इनमें से होंगी वो कहीं ना कहीं आगे होगा रेस में। आपको क्या लगता है इन 46 चेहरों में से, और ओवरऑल क्या असेसमेंट आपका? क्योंकि अब तो कमोवेश कल दोपहर तक तो नतीजे तय ही हो जाएंगे। देखिए मनीष जी, ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी लीड तो कर रही है जी। ये मान सकते हैं कि फाइट इस बार काफी टाइट है और नेक टू नेक की फाइट है, लेकिन फिर भी तमाम सारी चीजों के बाद भी बीजेपी लीड कर रही है राजस्थान में, ये माना जा सकता है। आपने अभी जिन 46 सीटों की बात करी है, ये सीटें निश्चित रूप से, इन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से अपन बात करें तो गोविंद डोटासरा जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी जी हैं, डॉक्टर बीडी कल्ला जी हैं, शांति धारीवाल जी हैं। ये तमाम लोग हैं जो इस तरह के मुकाबले में फंसे हुए हैं। और बीजेपी की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ जी हैं, सतीश पूनिया जी हैं, किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, बालकनाथ जी हैं, राजवंत सिंह राठौड़ जी हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी के जिन हम कद्दावर नेताओं की बात कर रहे हैं वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कहीं उनको दिक्कत है। माधोपुर में जरूर बीजेपी की बागी प्रत्याशी आशा मीणा किरोड़ीलाल जी को कुछ मुश्किल में करती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल की जीत वहां पर सुनिश्चित बताई जा रही है। इस तरह से हम देखें तो चंडीगढ़ में भी, वो आपके चित्तौड़गढ़ में भी जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी हैं वो नरपत सिंह राजवी को परेशानी करते दिख रहे हैं जी। लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि ओवरऑल हम देखें तो बीजेपी राजस्थान में लीड कर रही है, और कांग्रेस खुद अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव पूरा लड़ा गया, अकेले अशोक गहलोत साहब ने चुनाव लड़ा, पूरा चुनाव सचिन पायलट को उन्होंने दूर रखा, कार्यकर्ताओं को दूर रखा,
चुनाव एजेंसी डिजाइन बॉक्स के माध्यम से चुनाव लड़ा गया। तमाम कार्यकर्ताओं को जमीनी लड़ाई से दूर रखा गया। तो उस तरह से ये दिख रहा है कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस उस जाल में फंस गई कि जो अपना सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति आधारित चुनाव उन्होंने रखा। कलेक्टिव लीडरशिप की बात वो जरूर कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट चुनाव के दौरान भी उतने इंगेज नहीं थे और अब चुनाव खत्म होने के बाद भी सचिन सियासी गलियारों से गायब है। प्रतीक से जवाब ले लेते हैं। प्रतीक, एकला चलो की नीति पर चले थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग उन्होंने की, उनकी योजनाओं को चेहरा बनाया, खुद वो प्रोजेक्टेड सीएम थे बतौर, हालांकि कहते रहे वो कि अलग कमान तय करेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से आपका फेस बहुत साफ था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आपका अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और हैं आपके यहाँ से। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जो कलेक्टिव लीडरशिप की बात आप जो कर रहे थे प्रतीक, कि आपने चुनाव सबके साथ लड़ा है, बीजेपी हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आपके यहाँ पर वो कहीं दिखा नहीं इस चुनाव के भीतर, और यही वजह है कि ये असेसमेंट भी कहीं जो एग्जिट पोल्स भी आ रहे हैं कि अकेले पड़ गए कहीं मुख्यमंत्री। देखिए हेमंत जी का तो बस चलता तो अभी 199 में से 199 सीटें बीजेपी को दे देते, और इनके लिए तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि इब्तिदाई कहर होता है क्या और आगे आगे देख होता है क्या। 12 घंटे से भी कम का समय बचा है जब ये काउंटिंग चालू हो जाएगी, और जब काउंटिंग चालू हो जाएगी सबके सामने हो जाएगा। ये सारी बातें करना बेईमानी है। और ये जितने जो आप कैंडिडेट्स की लिस्ट बता रहे हैं, जिनको ये जीता हुआ बता रहे हैं हेमंत जी, तो कल इनसे डिबेट कर लीजिएगा। कल ये हेमंत जी इन्हीं को बताएंगे कि मैं तो हारा हुआ बता रहा था, मैं बता रहा था कि तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जी। नहीं, हम निश्चित चाहेंगे। तो यही कह रहा हूं मैं कि इसमें से सारे के सारे जितने जो सांसद 7 सांसद जीता है, अगर इनको लग रहा होता कि ये नहीं हार रहे तो ये और सांसद उतारते, लेकिन नहीं उतारे। और ग्राउंड रिपोर्ट इनकी ये कह रही है, आपके एग्जिट पोल पे ही चले जाऊंगा, जो सबसे बड़ा सैंपल साइज एक्सिस माई इंडिया ने लिया है 38,000 का, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। तो पता नहीं कौन से तो एग्जिट पोल की बात हो रही है और कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रही है। हेमंत जी अपने घर के कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में बैठ करके असेसमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनका असेसमेंट सिर्फ बीजेपी की तरफ टिल्टेड है, और अब टिल्ट किसी की तरफ भी हो, कल सुबह पता लगने वाला है। लेकिन ये एग्जिट पोल और असेसमेंट की बात जो है, पिछले यही एजेंसियां थी कमोबेश जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने पिछला एग्जिट पोल किया था और उसमें आपको बढ़त दिखाई थी, तब एग्जिट पोल सही थे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, एकता का भी रुख कर लेते हैं। एकता, तो प्रतीक कह रहे हैं कि जो भी एग्जिट पोल है या फिर हेमंत जी का असेसमेंट है वो कल धरा का धरा रह जाएगा। जो एकला चलो की जो पॉलिसी पर चले थे अशोक गहलोत, वो रंग दिखाने वाली है। आपके यहाँ पर बड़ा सवाल उन सांसदों को लेकर बार बार उठा, और अभी भी प्रतीक भी उठा रहे हैं कि आप फंस गए उसके जाल में, उसको लेकर आपने आगे की सीट में इसीलिए सांसद अनाउंस नहीं किए। जो सांसदों की सीटें भी हैं, वाकई इनमें से कई सीटें ऐसी हैं, चाहे चित्तौड़ का जिक्र कर लीजिए, वो आप सांचौर का जिक्र कर लीजिए, चित्तौड़ हालांकि जहाँ पर आपने नरपत सिंह राजवी को भेजा वहाँ पर भी विरोध तो है ही, बागी वहाँ भी खड़े हैं, सवाई माधोपुर हो, झोटवाड़ा हो, सांचौर हो, किशनगढ़ हो, यहाँ विरोध तो आपका रहा है, बागी तो आपके मुकाबले में रहे आपके सामने। देखिए, जिस प्रकार की 46 सीटों की आप बात कर रहे हैं और जिसमें सांसदों की आप बात कर रहे हैं, ये वो सांसद है जो कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ होने के साथ साथ भाजपा की रीति नीति और 9.5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसके दम पर एक नेता और एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएंगे। कांग्रेस सरकार के 5 साल के कुशासन और भाजपा के 9.5 साल के सुशासन के बल पर हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं नारी शक्ति और मातृशक्ति के साथ आती हूं, कि वो सिर्फ एक और एक प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने 9.5 वर्ष के कार्यकाल में एक महिला के दर्द को और उसके सम्मान को समझा। हमने राजस्थान में 83 लाख शौचालय देने का काम किया। हमने राजस्थान में 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आवास योजना का काम किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ही इसका मालिकाना हक दिया गया। लेकिन काम तो ध्रुवीकरण ही आता है आपके चुनाव में, उज्ज्वला के कनेक्शन पहुंचाए गए जी एकता, लेकिन काम तो पोलराइजेशन ही आता है आपके इलेक्शन में।
देखिए हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की बात करती है। अगर कांग्रेस सरकार है तो वो ध्रुवीकरण की बात करती है, तुष्टीकरण की बात करती है। कांग्रेस सरकार देखिए पिछले 5 साल में किस प्रकार से इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में करने का काम किया। इन्होंने किस प्रकार के हमारे सालासर के राम दरबार को ढाने का काम किया। इन्होंने किस प्रकार से हमारे शिवलिंग को बुलडोजर से ढलवाया। इन्होंने किस प्रकार से कट्टुमर की गौशाला पे बुलडोजर चलाने का काम किया। और आप किस प्रकार की तुष्टीकरण की इन्होंने नीति अपनाई कि यहां पर एक तरफ एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति को इन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के 2 घंटे के अंतर्गत 50 लाख और सरकारी मुआवजा देने का काम किया। लेकिन वहीं पे आपके कन्हैया लाल तेली और जयपुर के मनु वैष्णव की इनको चीख पुकार सुनाई नहीं दी। और जिस प्रकार से इतिहास गवाह रहेगा, मैं कहना चाह रही हूं कि इतिहास गवाह रहेगा अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति इन्होंने जयपुर के बम ब्लास्ट में दिखाई। सबने देखा कि जयपुर बम ब्लास्ट के 72 निर्दोष लोगों के जो आतंकी वो सिर्फ इसलिए छूट गए, निचली अदालत से उनको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट में वो इसलिए छूट जाते हैं कि इनके कांग्रेस सरकार के डबल एजेंट उस मामले में पैरवी नहीं करते हैं। तो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राजस्थान की जनता कभी भी कांग्रेस सरकार को माफ करने वाली नहीं है। नहीं, आपका साफ तौर पर कहना है जो कांग्रेस तुष्टीकरण का जो आप आरोप लगाते हैं उसको आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया। प्रतीक से भी जवाब लूंगा मैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रतीक, राजस्थान ने 5 साल के लिए सरकार किस पार्टी को सौंपी है? तो फिलहाल उन जिन 199 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें से 46 सीटें ऐसी खास है जिनमें बड़े चेहरे हैं और काफ़ी हॉट सीटें भी जो पूरे चुनाव में चर्चाओं का सबब रही, उन पर हम बात कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। प्रतीक, ब्रेक से पहले अपने एकता को सुना, तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगातार लग रहा था। मैंने भी सवाल किया कि पॉलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा रहता है बीजेपी का और तमाम विकास और डबल इंजन की बात करते हुए एक बड़ा प्लैंक तुष्टीकरण का आप पर आ जाता है, उनका आरोप आप पर आ जाते हैं और पॉलराइजेशन फिर चुनाव में आ ही जाता है। उसमें तमाम सीटें, चाहे तिजारा का उदाहरण देख लें, पोखरण का उदाहरण देख लें, हवा महल, किशनपोल आप देख लीजिए। आप पर यह बड़ा दाग रहता है तुष्टीकरण करने का। बीजेपी तो कह रही है आजकल की वो तो तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की ओर ले जा रही है देश को, आप अभी भी तुष्टीकरण में फंसाए रखना चाहते हैं। मनीष जी, इन्होंने शुरुआत की कि माताओं बहनों की चीख सुनाई दी राजस्थान में आकर के, तो मणिपुर क्यों नहीं गए आज तक? मणिपुर में जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो डबल इंजन की सरकार में वहां माताओं बहनों की चीख पुकार मोदी जी को सुनाई नहीं दी क्या? उन बेटियों की चीख पुकार सुनाई नहीं दी जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और वही सांसद मोदी जी के पीछे बैठा रहता है, अरे भाई पीछे मुड़ो, देखो कौन बैठा है पीछे। और तुष्टीकरण की बात, मंदिर की बात कर रहे हैं। पिछली वसुंधरा जी की सरकार के अंदर इसी जयपुर के अंदर 350 मंदिर तोड़े गए थे। ये रिकॉर्ड है, आप उठा करके देख लीजिएगा, जिसके अंदर छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चांदपोल के अंदर इतने सारे मंदिर हैं वो तोड़े गए। ये इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ये नकली हिंदू हैं, इन्हीं के समय पे मंदिर तोड़े जाते हैं, इन्हीं की जो निगम होती है उसके द्वारा मंदिर तोड़ा जाता है शिवलिंग अलवर का, इन्हीं के जो कार्यकर्ता होते हैं वो कन्हैया लाल जी की हत्या करते हैं और उसके बाद में आकर के ये यहां पे गला फाड़ते हैं, असली हिंदू बनने के लिए ढोंग करते हैं। ये नकली हिंदू हैं। तीसरी बात इन्होंने जयपुर के बम ब्लास्ट की थी। बम ब्लास्ट वसुंधरा जी की सरकार के समय पर हुआ, उसके अंदर जो चार्जशीट लगी वो 13 सितंबर वसुंधरा जी की सरकार के अंदर लगी, और उसके अंदर जो सजा दिलवाई वो हमारी सरकार के समय में निचली अदालत से सजा हुई थी। और हाई कोर्ट ने जब उनको बरी किया तो उन्होंने बोला कि वसुंधरा जी की सरकार के समय में जो चार्जशीट पेश की गई थी उसके अंदर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई, तथ्य सही से पेश नहीं किए गए। तो ये तो जग जाहिर है। और आकर के यहां पे ये तुष्टीकरण की बात करते, सबसे बड़ा तुष्टीकरण यही करते हैं। आप बताइए, सबका साथ, सबका विकास, नहीं, सबका विश्वास की बात करने वाले में आप देखिए समुदाय के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर आप सबका साथ, सबका विकास नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारा मकसद है नहीं तुष्टीकरण करना, तुष्टीकरण आपका काम है। टिकट भी यही नहीं देते हैं जी। ये सिर्फ, ये देखिए ये क्या करते हैं, ये सिर्फ वोटों के लिए हिंदू बन जाते हैं, बाकी ये नकली हिंदू हैं। नहीं, लेकिन तुष्टीकरण का आरोप इस मायनों में तो प्रतीक आप पर लगता है। तिजारा से इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था बाबा बालक नाथ का टिकट। आपने मौजूदा विधायक बसपा से आपके यहाँ शामिल हुए,
बसपा ने टिकट दे दिया इमरान खान को, लेकिन आपने इमरान खान को अपने यहाँ से फिर टिकट अनाउंस कर दिया, बसपा से उनको मिलाकर इधर ले आए। देखिए, तो कहीं ना कहीं पॉलराइजेशन तो आप भी करते हैं, मनीष जी, मुस्लिम ध्रुवीकरण का काम आपने भी किया है। तो मैं आपको बता दूं मनीष जी, अरे मनीष जी, पहली चीज तो मैं बताता हूं, जब बाबा जो जिन्होंने मोह माया त्याग दिए, जो संत बन गए, जिनको मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, वो उन बाबाओं को अपने धर्म के अंदर लीन रहना चाहिए। और अगर राजनीति करनी है तो धर्म का चोला छोड़िए, आइए राजनीति कीजिए, लड़िए, और सामने आकर के धर्म का चोला पहन करके नहीं। और अगर तुष्टिकरण का आरोप हम पे लगा रहे हैं, हमने कौन से ऐसे व्यक्ति को हमने टिकट दिया जो किसी भी तरीके के धार्मिक उन्माद के अंदर लिप्त हो? हवा महल की बात करेंगे, इन्होंने एक बाबा को उठा करके टिकट दिया, और हमारा जो व्यक्ति, हम बोलते नहीं है कभी भी, लेकिन खाटू श्याम जी के प्राचीन मंदिर कल्याण जी का पुजारी है, वो उसी मंदिर के अंदर रहता है, और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब चुनाव आते हैं तो ये धर्म का चोला पहन लेते हैं, नकली हिंदू हैं ये। नहीं, लेकिन ये प्रतीक, तमाम बातें ठीक है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की बात कहना है कि इनकी सरकार में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बॉम्ब ब्लास्ट का अगर सिलसिला शुरू होगा तो फिर यूपीए सरकार, तो जो अगर जिक्र किया जाए तो फिर तारीखें कम पड़ जाती हैं उसका जिक्र करते करते। और एकता, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि नकली हिंदू, मनीष जी, अटल जी की सरकार पे भी चले जाइए पीछे। नहीं, उसमें जाहिर तौर पर वो लेकिन किसी बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को किसी सरकार से जोड़ना, मुझे लगता है जी, मुझे लगता है आप प्रतीक, बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को किसी सरकार विशेष से जोड़ना, ये पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। सरकार विशेष नहीं जी, नहीं, आपने कहा कि इनकी सरकार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी, ये तो हाई कोर्ट ने बोला है। नहीं, हाई कोर्ट ने बोला है ये कि इनकी सरकार के समय में जो इन्वेस्टिगेशन, नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट को सरकार देखकर नहीं होते हैं प्रतीक, ये तो आपको भी मालूम है। तब अगर उनकी सरकार वहां थी तो यूपीए में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी की सरकार थी। ठीक है, अब एकता आप जल्दी से, समय कम है, थोड़ा जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि संतुष्टिकरण की ओर ले जा रहे हैं देश को, पर प्रतीक का तो कहना है कि आप असल में नकली हिंदू हैं, पुजारी उनके वहां भी वो जिक्र नहीं करते हैं, आप बड़ा जिक्र करते हैं बाबाओं पुजारियों का ध्रुवीकरण के लिए। देखिए, प्रतीक जी की भाषा से ही पता पड़ रहा है कि ये कितने असली हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदू होने का ढोंग करते हैं। यही वो लोग थे जो राम के अस्तित्व को नकारते थे और हमसे पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे। यही वो लोग हैं जो समय समय पर बात करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये लोग नाटक करते हैं हिंदू होने का, कभी जाकर के इनके बड़े भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं और इनकी बहन बातें करती है बड़ी। इनको ये नहीं पता कि 13 वर्ष का वनवास था या 14 वर्ष का वनवास था, वो हम सबने देखा, उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से ये बाबा और संतों की यहाँ पर इनकी वाणी देखिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और ये तो हम कह रहे हैं तुष्टिकरण की सरकार है, निर्दोष साधु संतों की हत्या की गई है और इनकी तुष्टिकरण की नीति के कारण उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। प्रतीक जी जवाब दे दे मेरी इस बात का। ठीक है, अब हेमंत जी, लास्ट फाइनल कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं। ये एक तरफ तुष्टिकरण है, एक तरफ ध्रुवीकरण है, आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में जो डिसाइडर होगा? कोई एक मुद्दा जो आपको लगता है? देखिए मनीष जी, अभी प्रतीक जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब बीजेपी वाले नकली हिंदू हैं, इस तरह की तमाम बातें कर रहे थे। पर मुझे प्रतीक जी इतना सा बता दें कि पीएफआई जैसे संगठन को राजस्थान सरकार मान्यता प्रदान करती है, और रामनवमी के जुलूस हो या कांवड़ यात्रा हो, इन सब पर रोक लगाती है बीजेपी कर्नाटक के अंदर। बताइए, एसडीपीआई के साथ में पीएफआई का तो जिक्र पूरे देश में बीजेपी, जी जी, प्रतीक जी गृह मंत्रालय ने सख्ती भी की पीएफआई पर, कई सरकारों पर इनके यहाँ पे भी है शरण देने का आरोप। जी, एसडीपीआई के साथ गठबंधन करती है बीजेपी कर्नाटक के अंदर, वो सही है क्या? प्रतीक जी को मैंने खूब सुना है, अब ये मेरे को सुनने जरा। प्रतीक, थोड़ा एक आखिरी समय पर है, हेमंत जी भी एक्सपर्ट हैं, जानते हैं। हेमंत जी जल्दी से संक्षिप्त में। हेमंत जी से बता, नहीं हेमंत जी मुझे बता दे, एसडीपीआई के साथ गठबंधन करती है जो बीजेपी, वो सही है क्या? अरे बीजेपी का प्रवक्ता जवाब देंगे ना उसका। बीच में बोलेंगे क्या? जी जी, हेमंत जी जल्दी से एक कोई ऐसा इशू जो डिसाइडर रहेगा इस चुनाव के लिए और खासतौर पर इन 46 सीटों पर, जल्दी से। नहीं, इश्यूज तो कई सारे हैं। महिला अत्याचार का इशू है, महिला सम्मान का इशू है, महंगाई 12-13 रुपए प्रति लीटर इन्होंने महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगे कर रखी, तमाम तरह की इशू है। तो बैंड मत बजाओ, वोट डल चुके हैं, अब तो वोटिंग होनी बाकी है। ठीक है प्रतीक, संक्षिप्त में उनका जवाब ले रहे थे, आप उन्हें प्लीज बोल लेने दीजिए ताकि डिबेट को हम किसी एंड नोट पर खत्म करें। प्रतीक जी, हेमंत जी 30 सेकंड में आप अपना जवाब खत्म कर कीजिए। आप जब पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाएं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाए कीजिए बीजेपी के। प्रतीक, ये प्रेरोगेटिव आप हम पर ही छोड़ दीजिए, आपको पूरा समय दिया, एक बार बात कर लेने दीजिए। हेमंत जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए, समय बहुत कम है जी।
प्रतीक जी क्या चाहते हैं, पूरी डिबेट ओडी पर रहे क्या? कैसी बातें करते हैं प्रतीक जी? तो मनीष जी देखिए, ये तमाम बातें हैं। और सचिन पायलट फैक्टर बहुत वक्ता हैं तो फिर हम तो बोलेंगे ठीक है सचिन पायलट फैक्टर भी होगा। हेमंत जी मैं इशारों में समझ गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े। प्रतीक आपका शुक्रिया, एकता जी आपका भी, और हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय थोड़ा सा कम है, तो इन 46 सीटों पर जो हमने बात की आज, ये बड़ा देखने वाला होगा। कल दिलचस्प होगा इन पर मुकाबला किस और राजस्थान में जीत का करवट, ऊंट जो है क्या करवट लेता है। फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।